और आप क्या मानोगे बेटा, इस छोटे से चैप्टर से 2024 में 2 सवाल आए डायरेक्ट। स्कूल में इलेक्ट्रिक बेल सुनिए, ऐसा स्टील का ऐसा बेल टाइप होता है, ये इससे जोर से बजती है तो जब कोई भी लेक्चर पीरियड खत्म हो जाता है तो ये बजता था। इसके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। आपने उसको डिस्प्लेस कर दिया हल्का सा, और अगर वो ऑसिलेट कर रही है मैग्नेट, तो टाइम पीरियड है किसका? मैग्नेट का। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आपने किसी मैग्नेट को सस्पेंड कर दिया, अगर वो ऑसिलेट कर रही तो उसका टाइम पीरियड है T इक्वल्स टू 2.√I/mb, परपेंडिकुलर टू द लेंथ n इक्वल पार्ट्स कर रहे हो। जैसे मान लो 2 इक्वल पार्ट्स कर दिए, तो जो दोनों हिस्से आए उनका टाइम पीरियड हो जाएगा T/2 3 हिस्से कर दिए T/3 T/3 T/3। प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आपका अपना सिद्धार्थ शर्मा एक नए माइंड मैप में। जी हां, चैप्टर है बेटा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये एक काफी छोटा सा चैप्टर है, और अब ये चैप्टर और छोटा हो गया क्योंकि इसमें से जो अर्थ मैग्नेटिज्म था ना, वो सिलेबस से हट चुका है। जी हां, और आप क्या मानोगे बेटा, इस छोटे से चैप्टर से 2024 में 2 सवाल आए डायरेक्ट। इतने सिंपल सिंपल बताऊंगा क्या पूछा गया था। 2023 में भी ग्राफ वाला सवाल आया था। बहुत सिंपल चैप्टर है, चैप्टर बोल लो टॉपिक बोल लो, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, स्कोरिंग है। चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। तो यहां पे ना 3 चीजें हुआ करती थी, मैग्नेट, मैग्नेट के बारे में स्टडी, और फिर आता था अर्थ मैग्नेटिज्म, फिर मैग्नेटिक मटेरियल्स। लेकिन अर्थ मैग्नेटिज्म है नहीं, तो अब बचा मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी, वैसे ही यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना। बार मैग्नेट की बात करें तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, आई होप ये आपको विजिबल होगा। हाँ सर विजिबल है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना बेटा, वो नॉर्थ पोल से क्या होती है, इमर्ज करती हैं, और साउथ पोल पे क्या करती है, टर्मिनेट करती है। नॉर्थ पोल से इमर्ज करती है और साउथ पोल पे क्या हो जाती है, टर्मिनेट करती है। सही बात है। लेकिन अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक सेकेंड, हाँ, अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहां पे एक सेकेंड देखो, डायरेक्शन सही करना पड़ेगा ना, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ये सही है। तो यहां पे ऐसा डायरेक्शन आएगा, है ना, ये यहां पे ऐसा डायरेक्शन आएगा, यहां पे ऐसा डायरेक्शन आएगा। सही बात है, ठीक कर देता हूं मैं इसको, यहां पे ऐसा डायरेक्शन आएगा। हाँ अब सही है, अब एकदम टकाटक सही है। ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है। और अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती थी, ये क्लोज लूप बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट फॉर्म्स कंटीन्यूअस क्लोज लूप, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाती थी। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे, वो आगे अलग बात है, वो दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। कोई सिंपल बोले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब वो क्लोज लूप नहीं बनाती है। वहां पे भी टेंजेंट हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देता था, यहां पे टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस एट अ गिवन पॉइंट represents the direction of the net magnetic field at that point. लार्जर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक किसी कोई पॉइंट है जहां पे डेंसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत डेंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगा, और ये भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ये भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। थोड़ा सा ना मैं काम करता हूं, बस कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो यहां पे मैं फिर से ठीक से डायग्राम बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब कोई कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का ना रह जाए। नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, है ना, तो साउथ की तरफ आएंगी। अच्छा, हम एक चीज और बोल सकते हैं कि मैग्नेट के बाहर जो डायरेक्शन है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वो नॉर्थ से साउथ, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ है। ये हम बचपन में भी पढ़ चुके हैं सर, है ना, बचपन में भी पढ़ चुके हैं। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ, और मैग्नेट के अंदर, मैग्नेट तो पेपर में पूछता है कि मैग्नेट के बाहर क्या हाल है और मैग्नेट के अंदर क्या हाल है, तो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। डन हो गया। यस सर। अगला मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जी हाँ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये देखो अभी हम ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बहुत सारे फॉर्मूले और यहां पे मैग्नेटिज्म में कुछ फॉर्मूले ना रिलेट करेंगे। तो जैसे वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज होता था ना, प्लस क्यू माइनस क्यू, वैसे यहाँ पे पोल्स होते हैं प्लस एम माइनस एम, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। खैर, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता था, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है जिसका डायरेक्शन होता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल। अच्छा, हम क्या करते हैं, साउथ पोल को माइनस एम स्मॉल एम मान लेते हैं और नॉर्थ पोल को प्लस स्मॉल एम मान लेते हैं। ठीक है, लेंथ हो गया एल साउथ से नॉर्थ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड विद लेंथ। अब एल वेक्टर का डायरेक्शन क्या है बेटा, डायरेक्शन है स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस बिटवीन द पोल स्मॉल एम है, पोल स्ट्रेंथ, डायरेक्शन है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, या माइनस एम टू प्लस एम। अच्छा, यहां पे आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट, किसकी क्या यूनिट है, ये डायरेक्ट पेपर में पूछ सकता है। यूनिट डायमेंशन पे तो आप मतलब बेसिकली अगर वो यूनिट पूछ रहा है तो एक तरीके से यूनिट डायमेंशन का ही तो सवाल हो गया, तो यूनिट और डायमेंशन के लिए आप रेडी रहेगा, है ना। स्मॉल एम यानी पोल स्ट्रेंथ का जो यूनिट है वो है एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर। मैं यहाँ पे मीटर लिख दूं, वैसे तो क्लियर होना चाहिए कि यार, है ना, ये हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है ना साहब। ओके, ए अब सही है ना। तो एम्पियर इंटू मीटर,
स्मॉल m का यूनिट, और एम्पियर इंटू मीटर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल M का यूनिट। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और ये जो फॉर्मूला है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज याद रखिए कि जो पोल स्ट्रेंथ है ना, ये पोल स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया, डिपेंड्स ऑन कौन सा एरिया बेटा, मैग्नेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। और ये हमको बतलाता है कि मैग्नेट का जो पोल है डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया, मान लो, चलो ए लिख देता हूं, है ना, बस इतना काफी, डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा, एक चीज ये हमको बतलाता है कि मैग्नेट के जो पोल्स है वो कितने स्ट्रॉन्ग है। देखो, रियल लाइफ में, रियलिटी में मैग्नेट की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है कि भाई मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब खाली नॉर्थ पोल नहीं मिल सकता, खाली साउथ पोल नहीं मिल सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आप मैग्नेट के कितने भी टुकड़े कर दो ना बेटा, आपको हमेशा एक इंडिविजुअल मैग्नेट मिल जाएगी, यानी डाईपोल ही मिलेंगे। लेकिन यहां पे कैलकुलेशंस वगैरह में, सवालों में आपको खाली मोनोपोल मिल जाएंगे, तो आपको ऐसे घबराना नहीं है, दिल पे नहीं लेना उस बात को। यहां पे कागज में तो मोनोपोल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन रियलिटी मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, और पेपर में भी अगर पूछे डू मोनोपोल्स एग्जिस्ट, मना कर देना नहीं, ठीक है। हाँ सर, ये देख लीजिए इसको, चलते अपन आगे, आगे बढ़ो। अब अगला है बार मैग्नेट टू डिफरेंट शेप। मान लीजिए आपके पास एक बार मैग्नेट है, उसको आपने मोड़ दिया, उसको आपने आर्क बना दिया। इस पे 2013 में सवाल पूछ चुका है डायरेक्ट, जी हाँ। तो एक इसका एक लेंदी मेथड भी होता है, हमेशा याद रखे, पेपर में समय बचाएंगे, डायरेक्ट की पॉइंट लगाएंगे। यहां पे हमारे पास एक मैग्नेट है जिसका लेंथ L है, और बाद में मान लो कुछ तो भी उसका लेंथ हो जाता है, लेट सपोज L डैश हो जाता है, बाद में उसका लेंथ क्या हो जाता है, L डैश, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैं लेंथ हटा ही देता हूं, मैं लेंथ हटा ही देता हूं, ठीक है, समझ में आ पा रही बात, ये लेंथ वेंथ सब मैं हटा ही देता हूं, आप टेंशन ही छोड़ो। हाँ, लेकिन पहले एक बार मैग्नेट था, और अब आपने उसको बेंड कर दिया एक आर्क के रूप में, तो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा। अगर उसका ओरिजिनली जो मैग्नेटिक मोमेंट था दैट वाज कैपिटल M, अब नया जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो M sin थीटा बाई 2 डिवाइड बाय थीटा बाई 2। अब आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो थीटा है ये आप रेडियन में पुट करोगे, ये वाला जो थीटा है ना, ये किस में पुट करना, रेडियन में। ऊपर तो आप किसी में भी पुट करो क्योंकि वो तो साइन के अंदर है, नीचे रेडियन में पुट करना, तो M sin, और कई बच्चे क्या करते हैं, थीटा बाई 2 से थीटा बाई 2 को काट देते हैं और मैथ्स की हत्या कर देते हैं। ऐसा नहीं करने का है बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ सर, तो उसको याद रख लो, डायरेक्ट 2013 में सवाल आ चुका है इस पे, 60 डिग्री दे देगा, 60 डिग्री मतलब ये नीचे आ गया, ये 60 डिग्री मतलब थीटा हो गया पाई बाय 3। कहां पे आ जाएगा आंसर, अपने पास देख लेना, कर लोगे ना। हाँ सर, ये थीटा को पाई बाय 3 पुट कर देना, हो जाएगा M sin थीटा बाय 2 डिवाइड बाय थीटा बाय 2। रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, एक से ज्यादा मैग्नेट है, दो मैग्नेट है मान लो आपके पास, ये साउथ से नॉर्थ, ये साउथ से नॉर्थ, एक मैग्नेटिक मोमेंट लेट सपोज M1, दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ M2, एंगल हो गया इनके बीच का थीटा M1 M2। रिजल्टेंट वेक्टर्स पढ़ा है, यस सर, कितना हो जाएगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, अंडर रूट M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस 2M1 M2 cos थीटा। इस पे भी सवाल पूछे जा चुके हैं, और मैं आपको बता दूं मोटा मोटी लगभग लगभग, अच्छा मैं एक बार चेक करूं तो इसमें मैं अर्थ मैग्नेटिज्म भी इंक्लूड कर रहा हूं क्या, एक सेकेंड आप रुक जाओ, मैं आपको ना देख के बता देता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। मैग्नेटिज्म एंड मैटर की मैं बात करूं तो इसमें अर्थ मैग्नेटिज्म तो मुझे शायद नहीं दिख रहा है, ठीक है ठीक है, हाँ इसमें अर्थ मैग्नेटिज्म जहां तक मुझे नहीं दिख रहा है। तो कुल मिला के यार इस पे आप मान के चलो 28-30 सवाल पूछे जा चुके हैं लास्ट 37 ईयर्स में इस टॉपिक से, और मैंने अभी अपनी बुक में चेक किया तो उसमें मुझे अर्थ मैग्नेटिज्म नहीं मिला। तो आप ये मान के चलो कि मतलब ऑन एन एवरेज हर साल एक सवाल तो आता ही है, और ये बहुत छोटा चैप्टर है तो फ्री फंड के 4 नंबर अपनी जेब में, कोई टफ कैलकुलेशन नहीं आती है, कोई टफ कैलकुलेशन नहीं आती, ठीक है ना। हाँ सर, डन हो गया। अब कटिंग ऑफ बार मैग्नेट देखना भाई, मान लीजिए हमारे पास एक बार मैग्नेट है बेटा, मान लीजिए हमारे पास एक बार मैग्नेट है। अब यहां पे दो प्रकार से हम इसको कट कर सकते हैं, एक परपेंडिकुलर टू द लेंथ या एक अलोंग द लेंथ, है ना। तो अब देखना, ऐसे परपेंडिकुलर टू द लेंथ कट किया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई चेंज नहीं आया, तो पोल स्ट्रेंथ उतना ही रहा, हाँ लेकिन लेंथ हाफ हो गई, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया, पोल स्ट्रेंथ उतना ही रहा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, लेंथ हाफ हो गई तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी हाफ हो गया, ml/2, पहले था ml अब हो गया ml/2, लेकिन पोल स्ट्रेंथ सेम रही है। हाँ सर, पोल स्ट्रेंथ सेम रही है। अलोंग द लेंथ कट कर दिया, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से मैग्नेट है और इसको अलोंग द लेंथ कट कर दिया, तो यार क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो जाएगा। मान लीजिए दो हिस्से कर दिए तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हो गया, तो पोल स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगा, इसको मैं लिख देता हूं हाफ, ब्रैकेट में लिख देता हूं। अगर दो टुकड़े, खैर मान लो दो टुकड़े हैं तो हाफ, तीन टुकड़े हैं तो 1/3, चार टुकड़े हैं तो 1/4, लेंथ उतनी की उतनी है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अभी भी
कितना हो गया, अगर 2 टुकड़े करोगे तो हाफ। क्यों? क्योंकि यार ये रिड्यूस हो रहा है, 2 टुकड़े करोगे तो पोल स्ट्रेंथ हो जाएगा m/2, तो m/2 इंटू लेंथ उतनी है। 3 टुकड़े करोगे तो m/3 m/3 मतलब आप समझ रहे हो? हाँ सर, तो m/3 इंटू एल हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे फिलहाल 2 टुकड़े किए तो हो जाएगा ml/2। इसको ध्यान रखेंगे बेटा, है ना, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया पे निर्भर करता है। चलिए इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना था, मैं हट नहीं पाया हूंगा तो देख लीजिए, यूनिट वगैरह सब याद रखेंगे, सारी प्रॉपर्टीज याद रखेंगे। ये देख लीजिए, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलना, ठीक है। हाँ सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग, यानी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले की सहायता से यहां पे हम कंपेयर करेंगे मैग्नेटिज्म के फॉर्मूले। देखना क्या लिखा हुआ है, हेल्प फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू मैग्नेटिज्म। समझिए, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस होते थे माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था चार्ज इनटू डिस्टेंस। वैसे ही मैंने क्या बोला आपको, अच्छा वहां पे डायरेक्शन होता था नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। यहां पे साउथ पोल को हम मानते हैं -m, है ना, साउथ पोल को हम मानते हैं -m, ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा -m, ये हो जाएगा +m। मतलब पोल्स जैसे चार्ज होते हैं ना प्लस क्यू माइनस क्यू, वैसे पोल्स होते हैं +m और -m, प्लस स्मॉल m प्लस -m, प्लस स्मॉल m यानी नॉर्थ पोल, माइनस स्मॉल m यानी साउथ पोल। ऑब्वियसली ये मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। खैर, तो डायरेक्शन अपने को पता है साउथ से नॉर्थ, है ना, तो ये m वेक्टर कितना हो गया बेटा, सर ये m वेक्टर हो गया स्मॉल m इंटू एल। जैसे यहाँ पे चार्ज था, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ आ गया, यहाँ पे डिस्टेंस था, यहाँ पे भी डिस्टेंस आ गया, ठीक है। हाँ सर, कूलम्स लॉ क्या था, F बराबर K Q1 Q2 बार स्क्वायर, वहां पे K क्या था 1/4πε0, चार्जेस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। वैसे ही ये तो था चार्जेस के बीच का फोर्स, ऑब्वियसली वहां पे लाइक चार्जेस रिपेल करते थे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते थे। यहां पे भी लाइक पोल्स यानी +m रिपेल करेंगे, -m रिपेल करेंगे, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, +m अट्रैक्ट करेंगे। खैर, तो मान लीजिए पोल्स हैं, पोल स्ट्रेंथ, सर मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, भाई पता है, लेकिन वो कागज में वो सब लिखा हुआ है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई करवाई जाती है तो हम यहाँ पे एक पोल m1 एक पोल m2 ऐसा मान लेते हैं। रियलिटी में मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। हाँ सर, पर वो फॉर्मूला पढ़ना है तो पढ़ना, आप क्या कर सकते हैं, क्लास में पढ़ लिया है कि नहीं है, तभी आना रिवाइज करने, नहीं पढ़ा है तो पहले क्लास का पढ़ के आओ फिर रिवाइज करने आओ, ठीक है। तो मान लीजिए नॉर्थ पोल हो गया, मतलब m1 और m2, तो यार बेटा दोनों पोल्स के बीच का जो फोर्स है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द, मतलब सब वही फॉर्मूला टीप रहे, न्यूटन ने एक फॉर्मूला दे दिया, वही कूलम ने, वही मैग्नेटिज्म के लिए सब एक फॉर्मूला छापे जा रहे हैं, सही है। m1 इंटू m2 प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय, या यूं कह लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अच्छा, वहां पे जो कांस्टेंट था होता 1/4πε0, यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4π, यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4π, है ना, कूलम्स लॉ हो गया। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल। अब देखो एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, कुछ याद है? अरे सर ये तो पूरा का पूरा याद है, एक सेकेंड, हाँ ये तो पूरा का पूरा याद है। ये आ जाएगा आपके पास माइनस और ये आ जाएगा, हाँ ये आ जाएगा वेक्टर साइन आ जाएगा। मैं इसको ठीक कर देता हूँ और माइनस लगा देता हूँ। ये आपको याद है कि नहीं मुझे बताओ, सच सच बताना, झूठ मत बोलना। हाँ सर याद है, क्योंकि ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है और आपका हमने माइंड मैप देखा था। तो माइंड मैप में भी आपने पूरा बता दिया था कि एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ड्यू टू डाइपोल वो होती है 2kp/r³। किसके डायरेक्शन में? डाइपोल के ही डायरेक्शन में, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में। और जो ये जैसे डाइपोल इक्वेटोरियल पॉइंट पर है ना, ये हो गया आपके पास एक्सियल और ये हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया आपके पास इक्वेटोरियल, ये हो गया इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है -kp/r³। दोनों का जो मैग्नीट्यूड का रेशियो है वो 2 है, बिल्कुल साफ पता है। डायरेक्शन वायरेक्शन सब बता दिया। यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इक्वेटोरियल पे ऑपोजिट, इसके जैसा ही हूबहू। पर जैसे यहाँ पे के आ रहा है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4π आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4π। एक सेकेंड, यहाँ पे लिख देते अपन म्यू नॉट अपॉन 4π, है ना। जैसे के था यहाँ पे, वहां पे कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4π। जैसे यहाँ पे 2p/r³ है, वहां से 2m/r³। सर व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? वही सीन है, ये साउथ से नॉर्थ डाइपोल मोमेंट, एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट। एक्सियल पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में, इक्वेटोरियल पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में। यहां पे भी मैं क्या करता हूं, वेक्टर साइन लगा के सारे के सारे कंफ्यूजन को क्लियर कर देता हूं। ये एक्सियल, ये वही m के डायरेक्शन में, ठीक है ना साहब? हाँ सर। और यहाँ पे माइनस लिख दूंगा मैं, इक्वेटोरियल पे m के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे लिख दूंगा माइनस, दैट्स इट। सेम टू सेम है, ये एक्सियल की जगह ये आ गया आपके पास इक्वेटोरियल। डन, अब सब सही है। ये देख लीजिए, ये एक्सियल इक्वेटोरियल सेम टू सेम।
वहां पे जो कांस्टेंट था होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। वहां पे मैग्नेटिक, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, है ना। सेम टू सेम फॉर्मूले हैं, सब कुछ साइन वाइन प्लस माइनस का हिसाब किताब भी पूरा का पूरा सेम टू सेम है। आप इसको देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है साहब। चलेंगे फिर आगे, छाप लिया इसको। हाँ सर, लेट्स मूव अहेड। अब पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट अगर आपको याद हो तो कोई मान लो कोई जनरल पॉइंट है पी, कोई जनरल पॉइंट है पी, ये हो गया आपके पास डाइपोल मोमेंट, है ना। तो जनरल पॉइंट पे जो पोटेंशियल था वो था के इंटू पी कॉस थीटा बार स्क्वायर, के बी कॉस थीटा बार स्क्वायर। यहां पे क्या हो जाएगा, के की जगह आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पी की जगह आ जाएगा एम बाकी कॉस थीटा बार स्क्वायर, सेम टू सेम। टॉर्क याद है आपको? हाँ सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉर्क था, नेट फोर्स जीरो हो जाता था जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे, तो नेट फोर्स जीरो हो जाता था। इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल को रखोगे तो उस पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क का फॉर्मूला था पी क्रॉस ई यानी पी साइन थीटा। यहां टॉर्क का फॉर्मूला हो गया पी की जगह आ गया एम, ई की जगह आ गया बी, पी क्रॉस ई का एम क्रॉस बी, पी साइन थीटा का एम बी साइन थीटा, सेम टू सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, सब कुछ सेम है, ठीक है। कंपेयर कर दिया। यहाँ पे वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सहायता से हम पे हमने मैग्नेटिज्म का निपटारा कर दिया दोस्त, ठीक है। तो पीई कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 लेके जाते थे, तो वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड में एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, हाँ या ना? हाँ सर। मैक्सिमम वर्क डन इज फ्रॉम 0 डिग्री से 180 डिग्री लेके जाओगे तो आपको मैक्सिमम वर्क करना पड़ेगा। सेम फॉर्मूला ये हम पढ़ चुके हैं, ये पढ़ लिया उसकी सहायता से। पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी डॉट ई, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी डॉट ई, और मैग्नेटिक, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, मैग्नेटिज्म के लिए पी की जगह आ गया एम, ई की जगह आ गया बी, माइनस पी डॉट ई माइनस एम डॉट बी, खलास, सही है। अच्छा, ये याद रखना है कि भैया, एक सेकेंड, इसको मैं थीटा ही कर देता हूं। 0 डिग्री जो है, थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो कैसा पोजीशन आता है, स्टेबल पोजीशन, और थीटा 180 डिग्री तो अनस्टेबल पोजीशन। क्यों? क्योंकि स्टेबल पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, और अनस्टेबल पोजीशन में cos 180 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, अनस्टेबल पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। इसको देख लीजिए। हाँ सर, सब कुछ यहाँ पे एक सलीके से हमने लिखा हुआ है बेटा, ताकि आपका टकाटक रिवीजन हो जाए, ठीक है। चले बॉस आगे, चलिए आ जाइए, आगे आ जाइए। अब देखो भाई, तो यहां पे मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ, तो गॉस लॉ तो हमने पढ़ा ही था वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, लेकिन मैग्नेटिज्म के लिए गॉस लॉ की बात करें तो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एस जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जितनी लाइंस एंटर कर रही होगी उतनी लाइंस एग्जिट भी करेंगी, क्योंकि लाइंस को क्लोज लूप बनाना है। तो नेट जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जीरो है, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। इस पे भी सवाल पूछ चुका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अभी हाल ही में कुछ सालों में ये सवाल आ चुका है ना। क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एस बराबर जीरो वाला, ये मैग्नेटिज्म के लिए गॉस लॉ, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। ये देख लीजिए, रीजन क्या है? क्योंकि वो क्लोज लूप बनाती है। नोट, द सिंपलेस्ट मैग्नेटिक एलिमेंट इज अ मैग्नेटिक डाइपोल और अ करंट कैरिंग लूप। मैं आपको बता चुका हूं, एनी करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, क्योंकि उसके दो फेसेस होते हैं। हालांकि सर, दो फेसेस तो दुनिया में बहुत सारे लोगों के होते हैं, पर फिलहाल यहां पे बात हो रही है करंट कैरिंग लूप की। तो एक करंट कैरिंग लूप के दो फेसेस हो जाते हैं, यानी दो पोल्स की तरह काम करता है, प्लस एम माइनस एम, नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरह काम करता है। तो अगर आपको एक मैग्नेटिक एलिमेंट चाहिए तो बेस्ट है कि एक करंट कैरिंग लूप ले लो। मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, ये अपने को पता है ना। ये वाला हिस्सा हो गया, बिल्कुल साहब। आगे चलते हैं, टाइम पीरियड की बात करें। किसका टाइम पीरियड है मैं आपको बताऊं। मान लीजिए आपने कोई मैग्नेट ले ली और वो आपने किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दी, सही है, और आप उसने और अगर वो ऑसिलेट कर रही है, आपने उसको डिस्प्लेस कर दिया हल्का सा, और अगर वो ऑसिलेट कर रही है मैग्नेट, तो टाइम पीरियड है किसका? मैग्नेट का। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आपने किसी मैग्नेट को सस्पेंड कर दिया, अगर वो ऑसिलेट कर रही है तो उसका टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, अब मैग्नेट को भी मैं मैग्नेटिक डाइपोल ही तो बोलूंगा, क्योंकि मैग्नेट के अंदर एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, तो मैग्नेट को मैंने मैग्नेटिक डाइपोल बोल दिया। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान रहा हूं, टी इक्वल्स टू 2 पाई एम बी। एम पता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है मैग्नेट का, आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी या मैग्नेट अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो साहब किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आना चाहिए। बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड। इस फॉर्मूले पे 2024 में सवाल आया है, न्यूमेरिकल आया है, बिल्कुल सिंपल सा, और एक आया है 2024 में, इस पे एक न्यूमेरिकल पूछा गया बहुत सिंपल सा। वो अभी तक तो आप निपटा चुके होगे, और नहीं निपटा है ना तो अब निपटा लेना। और सुनो, यही नहीं, अभी और सुनिए,
2024 में एक मैच द कॉलम भी आया था, आगे हम ससेप्टिबिलिटी पढ़ेंगे, अब तो पढ़ ही चुके हैं, तभी तो रिवीजन के लिए आए हैं। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, लेफ्ट साइड उनकी ससेप्टिबिलिटी, राइट साइड मैच द कॉलम वाला सवाल भी था 2024 में। ठीक है, हाँ सर इस फॉर्मूले को याद कर लो, फॉर्मूले को याद कर लो। और मैंने एक चीज, एक जगह और एक चीज बताई थी, हाँ इस पे 2013 में सवाल आया था, इसमें 2013 में सवाल आया था इस चीज पर, डायरेक्ट इसका यूज करना है ना। चलो भाई, तो मैं यहां आ जाता हूं, और एक चीज और याद रखो, मजे की एक बात बताता हूं, सुनो फिर बोनस पॉइंट सुनो। अगर आपने किसी मैग्नेट के n इक्वल पीसेस कर दिए, n इक्वल पीसेस, दो तरीके हैं, या तो आप परपेंडिकुलर टू द लेंथ कर रहे हो, मान लो एक मैग्नेट है जिसका टाइम पीरियड है t, और अगर आप उसके n इक्वल पीसेस करते हो, नंबर ऑफ इक्वल कटेड पार्ट परपेंडिकुलर टू द लेंथ, और हर इंडिविजुअल क्योंकि सारे टुकड़े एक जैसे, तो हर इंडिविजुअल का, मैग्नेट का हर इंडिविजुअल पार्ट का जो टाइम पीरियड होगा t डैश, वो हो जाएगा ओरिजिनल टाइम पीरियड बाय n। कब? जब आप उसको कैसे कट कर रहे हो, परपेंडिकुलर टू द लेंथ, n इक्वल पार्ट्स कर रहे हो। जैसे मान लो 2 इक्वल पार्ट्स कर दिए, तो जो दोनों हिस्से आए उनका टाइम पीरियड हो जाएगा t बाय 2, तीन हिस्से कर दिए t बाय 3, t बाय 3, n हिस्से कर दिए t बाय n, ये याद रखना। और सुनो, अगर आपने अलोंग द लेंथ हिस्से की, n इक्वल पीसेस किए अलोंग द लेंथ, तो जो नए पीसेस आएंगे, इंडिविजुअल पीसेस आएंगे, उसका आप ऑसिलेशन करवाओगे, उसका टाइम पीरियड और ओरिजिनल टाइम पीरियड सेम होगा। तो टी डैश सेम होगा व्हेन बार मैग्नेट इज कट अलोंग लेंथ, व्हेन बार मैग्नेट इज कट, एक मिनट, व्हेन बार मैग्नेट इज कट अलोंग लेंथ, समझ में आ पा रही बात? ठीक है सर, इज कट अलोंग द लेंथ, और टी डैश हो जाएगा टी बाय व्हेन बार मैग्नेट इज कट परपेंडिकुलर टू द लेंथ, है ना। इस बात का खास ख्याल रखें, पेपर में इसको क्लास में ना डिराइव भी करवाते हैं, और आप चाहो तो खुद से डिराइव कर सकते हो, क्लास में किया होगा, करवाया जाता है, करवाया जाना चाहिए, है ना। लेकिन पेपर में ये सब डिराइव मत करना, पेपर में समय बचा लेना, ऐसा कुछ पूछेगा तो। डन है, देख लो भाई, बोनस पॉइंट हो गया एन इक्वल पीसेस वाला। ठीक है, चलते आगे, आ जाओ साहब। अब बात करते हैं बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें मालूम होने चाहिए। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सबसे पहले मैग्नेटिक परमेबिलिटी, एप्सिलॉन नॉट पढ़ चुके हैं, यहाँ पे म्यू नॉट पढ़ते हैं, म्यू नॉट वैसे पिछले चैप्टर में भी देख लिया, म्यू नॉट इज 4 × 10⁻⁷ है ना। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस या वैक्यूम, म्यू नॉट के लिए 4 × 10⁻⁷ यूनिट ध्यान रखना, इसको डिराइव भी कर सकते हो आराम से, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, वेबर पर मीटर एम्पियर, या फिर वेबर पर एम्पियर मीटर, या मीटर एम्पियर। समझ में आ रही बात? क्योंकि वेबर क्या होता है, टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है, वेबर क्या होता है, ऐसे मैं लिख देता हूं, आगे देखेंगे फ्लक्स में, मैग्नेटिक फ्लक्स में, अगले चैप्टर में, तो वेबर होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर, तो आप वेबर को टेस्ला मीटर स्क्वायर रखोगे तो ये यूनिट आ जाएगी। यूनिट में आपको परफेक्ट होना है, यूनिट और डायमेंशन वाले सवाल में एक नंबर नहीं कटना चाहिए अपना बिल्कुल भी। रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, तो रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर हो गया म्यू मीडियम बाय म्यू नॉट, तो म्यू मीडियम कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू नॉट की वैल्यू पता है, यानी कि मीडियम का परमेबिलिटी डिवाइड बाय वैक्यूम का परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मीडियम हो गया। जाहिर सी बात है, ऊपर और नीचे सेम चीजें, प्योर रेशियो हो गया, म्यू आर हो गया यूनिट लेस और डायमेंशन लेस, म्यू आर रिलेटिव, जैसे एप्सिलॉन आर, या जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते थे, मेरा यूनिट डायमेंशन का माइंड मैप देखा है, उसमें मैंने, उसमें कुछ देखो ना देखो, उसमें मैंने ना जाके देखना एक बार, उसमें की पॉइंट लिखवाए थे, कौन कौन सी क्वांटिटीज के सेम डायमेंशंस होते हैं, एनर्जी का, एनर्जी डेंसिटी, डायमेंशन लेस, टाइम, वो बहुत बढ़िया मैंने की पॉइंट लिखवाया था, वो जरूर से देख लेना। तो वहां पे हमने देखा था कि डायमेंशन लेस होता है रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और रिलेटिव परमिएबिलिटी भी क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, यूनिट लेस होता है। खैर, बात करते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी एच वेक्टर की। ये होता है बेटा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा बी एक्सटर्नल के डायरेक्शन में। ऐसा यूनिट हो गया एम्पियर पर मीटर, जी हाँ, ऐसा यूनिट हो गया एम्पियर पर मीटर, इसको ध्यान में रखें। ठीक है, इसके बाद अगर अपन आगे चले तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई वेक्टर, आई वेक्टर हो गया जो डाइपोल मोमेंट, क्योंकि आपने किसी भी, मान लीजिए मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उसके अंदर डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा, तो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम ही मैग्नेटाइज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगा। इसकी यूनिट वगैरह आप आराम से निकाल सकते हैं, इसकी ऐसा यूनिट होगी एम्पियर, देखो क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर पर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, एम्पियर मीटर स्क्वायर बाय मीटर क्यूब, एम्पियर पर मीटर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन
इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट की दिशा में हो जाएगी। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये भी एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, जो एक नंबर है जो कि किस किस का रेशियो, आई का और एच का, जो अभी हमने आई और एच पढ़ा, इनका रेशियो आई बाई एच। ऑल्सो ससेप्टिबिलिटी इसको एक्स एम एक्स नहीं है बेसिकली, ये इसको जीटा कुछ बोलते हैं, है ना, लेकिन अपन तो इसको मतलब कभी कभी भावनाओं में बह के एक्स इसको बोल देते हैं। आप इसको ससेप्टिबिलिटी एम बोलो, जीटा एम बोलो या जीटा बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया ससेप्टिबिलिटी बी इंड्यूस्ड बाय बी एक्सटर्नल। बाकी मेन तो आपको याद रखना है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशन नहीं, जस्ट अ नंबर। हाँ, जस्ट अ नंबर विच में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए आप इसको याद रखना, मैं आगे भी लिख दूंगा नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, अभी भी लिख देता हूं। चलो, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या हुआ 2024 में जो मैच द कॉलम पूछा, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और क्या पूछा, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए तो साहब ये जीरो ही होता है फॉर नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। समझ में आ रही बात? हालांकि अपन यहां पे क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस पढ़ रहे हैं ना, बट फॉर नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस याद रखना जी सर, फॉर नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस ये जो ससेप्टिबिलिटी ये कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, ये देख लो साहब, ये भी क्या है, एक यूनिटलेस डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। दिख रहा है ये इस कलर में? हाँ सर दिख रहा है। फॉर नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस ससेप्टिबिलिटी जीरो होगी। इसको देख लीजिए बेटा, चलते हैं आगे। ठीक है, हाँ सर, लेट्स मूव अहेड। अच्छा, पांचवा, रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर इज 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। अच्छा, अब यहां पे हमको याद है कि म्यू मीडियम क्या होता था, म्यू मीडियम होता था म्यू नॉट इंटू म्यू आर। कैसे? म्यू मीडियम क्या हो गया, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, तो म्यू मीडियम हो गया म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू आर की वैल्यू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी कर दी, तो म्यू मीडियम आ गया म्यू नॉट इंटू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। एक फॉर्मूला और है, रिलेशन बिटवीन बी एम नहीं आएगा यहाँ पे, ये म्यू मीडियम आएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं इसको ठीक कर देता हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन बी म्यू एम एंड एच, तो बी बराबर म्यू एम इंटू एच। तो ये कुछ फॉर्मूले जहाँ पे हमने डब्बे में बंद किए हुए, ये सारे इनके यूनिट वगैरह सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इसको अगर मैं ये वाला कलर करूं ज्यादा सही है, हाँ ये थोड़ा ज्यादा नजर में आ रहा है, सही है। हाँ सर, देख लो, ये हो गया, ये भी हो गया। चलते हैं आगे, मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करते हैं। ये पिछला वाले का स्क्रीनशॉट लेना था तो ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं बेटा आगे मैग्नेटिक मटेरियल्स की। 3 प्रकार के मटेरियल, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। पैरा और फेरो थोड़े थोड़े एक जैसे, क्योंकि दोनों एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को वीकली अट्रैक्ट करता है। एक पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। डायमैग्नेटिक क्या करता है, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट, या ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को वीकली रिपेल करता है। इसकी एक टेंडेंसी होती है जो मैंने लास्ट में लिखी है, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड टू वीकर पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके कुछ एग्जांपल्स है, ये सॉलिड लिक्विड गैस सबके लिए हो सकता है, ठीक है, फॉर सॉलिड्स लिक्विड गैस सबके लिए। सुपर कंडक्टर्स परफेक्ट कंडक्टिविटी वो डायमैग्नेटिक ही होते हैं। सुपर कंडक्टर्स डायमैग्नेटिज्म होता है उनमें, ससेप्टिबिलिटी -1, रिलेटिव परमेबिलिटी 0 होता है। अच्छा, ये जो डायमैग्नेटिज्म है ये एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, यानी हर सब्सटेंस में थोड़ा थोड़ा डायमैग्नेटिज्म पाया जाता है। तो पेपर में बोले विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, तो डायमैग्नेटिज्म कर देना, ठीक है। हाँ सर, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई, इस पे भी सवाल पूछ सकता है कि यहां पे इंडिविजुअल एटम्स के पास कोई परमानेंट अपना मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट नहीं होता। इंडिविजुअल एटम्स के पास अपना कोई मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट नहीं होता। और क्या होता है, जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखते हो तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किस दिशा में खुद को अलाइन कर लेते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की विपरीत दिशा में, जिस वजह से इसके अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आती है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से छोटी आती है। ये सब आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा ऑलरेडी। इंपॉर्टेंट क्या है, अच्छा इस पे मैं आता हूं, ये हो गया, ये पॉइंट ये हो गया, सॉलिड लिक्विड गैस के लिए हो गया, ये हो गया। नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटाइजेशन, यानी इसकी ससेप्टिबिलिटी, अच्छा ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है ससेप्टिबिलिटी ज्यादा तो इजीली मैग्नेटाइज हो सकती है। ईज ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज ससेप्टिबिलिटी, जितनी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा उतना वो इजीली मैग्नेटाइज हो सकता है मटेरियल। खैर, तो इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि इसका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटाइजेशन। अब आपको चीजें कुछ याद रखनी कि म्यू यहां पे म्यू नॉट से कम है, यानी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से कम हुआ। ससेप्टिबिलिटी स्मॉल है, नेगेटिव है, -0 से -1 के बीच में, ठीक है। ओके, म्यू आर यानी रिलेटिव परमेबिलिटी
पॉजिटिव है लेकिन छोटा ये 0 से 1 के बीच में, ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ससेप्टिबिलिटी वाला पार्ट भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पे तो इस बार मैच द कॉलम आया था। चलिए देख लीजिए बेटा, यहाँ पे सारे प्रॉपर्टीज देख लीजिए। कुछ ग्राफ है मेरे पास जो मैं आपको, डायमैग्नेटिक से रिलेटेड कुछ ग्राफ है, पॉज कर लिया। ठीक है, डायमैग्नेटिक से रिलेटेड कुछ ग्राफ है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि ग्राफ किस चीज के। तो बेटा ये डायमैग्नेटिक से रिलेटेड ग्राफ है, ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर। टेम्परेचर से इसको फर्क ही नहीं पड़ता, तो सर ये कांस्टेंट है, लेकिन नेगेटिव क्यों? क्योंकि इसकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है, इसलिए बिलो द एक्स एक्सिस और कांस्टेंट है। ठीक है ना साहब, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। आई वर्सेस एच ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिखेगा, और जो थीटा होगा ये स्मॉल होगा, ये कैसा होगा? स्मॉल थीटा होगा, है ना। ये जो थीटा होगा ना, ये क्या होगा बेटा? स्मॉल होने वाला है थीटा। ये जो थीटा है ये स्मॉल होने वाला है, कुछ इस तरीके का आपको आई वर्सेस एच ग्राफ देखने मिलने वाला है। ये थीटा छोटा होगा, आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हो ऐसे 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 करके, तो थीटा छोटा चूज करिएगा। ठीक है बेटा, ये डायमैग्नेटिक के लिए ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर और आई वर्सेस एच के ग्राफ से बेटा इंपॉर्टेंट है, इस पे ग्राफ्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अब बात करते हैं डायमैग्नेटिक के बाद पैरामैग्नेटिक मटेरियल। वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को वीकली रिपेल करता था, ये वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को वीकली अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, यहां भी सॉलिड लिक्विड गैस सब हो सकते हैं, मतलब डायमैग्नेटिज्म पाया जा सकता है सॉलिड लिक्विड गैसेस में, पैरामैग्नेटिज्म पाया जा सकता है सॉलिड लिक्विड गैसेस में, लेकिन आगे आएगा, मैं आपको बता दूं आगे आएगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। यहां पे मैंने कहीं लिखा भी था, हाँ लिखा हुआ ओनली फॉर सॉलिड्स, मतलब कि डायमैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म मे बी फाउंड इन सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस, बट फेरोमैग्नेटिज्म इज ओनली द प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिव फॉर सॉलिड्स। ठीक है ना साहब, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, कुछ एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, इंडिविजुअल एटम, डायमैग्नेटिक के इंडिविजुअल एटम के पास कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं था, लेकिन यहां पे होता है इंडिविजुअल एटम पोजेस परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैं एम वेक्टर लिख देता हूं, लेकिन होता क्या है, ये एकदम रैंडमली अरेंज्ड होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखेंगे, पैरामैग्नेटिक को, ये सारे खुद को अलाइन कर लेंगे, इंडिविजुअल एटम्स के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट खुद को अलाइन कर लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिस वजह से इसके अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा आता है। ये सब कुछ क्लास में आपको मैं शर्त लगा सकता हूं पढ़ाया जा चुका होगा, 100% आपने पढ़ा होगा अगर ये चैप्टर पढ़ा है तो, है ना। ठीक है, ओके। क्यूरीज लॉ, मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी टेम्परेचर इन केल्विन। इस पे एक सवाल पूछा जा चुका है कि ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो यहाँ पे हम बोल, ये क्यूरीज लॉ है ना, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ससेप्टिबिलिटी एट टेम्परेचर 1 टू दी ससेप्टिबिलिटी एट टेम्परेचर 2 इज T2/T1। इस पे एक न्यूमेरिकल आ चुका है, प्लीज इसको याद रखना, ये टेम्परेचर केल्विन में रखना, डिग्री सेल्सियस में रख दिया, 4 नंबर लेने जाओगे लेकिन 5 नंबर दे के आओगे इन केल्विन। ठीक है, केल्विन में एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब ही यही होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो ससेप्टिबिलिटी 1/ससेप्टिबिलिटी 2 इज T2/T1। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा एक चीज इस पे मैं आऊंगा इंपॉर्टेंट पे, लेकिन ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आई वर्सेस एच ये भी स्मॉल है, आई वर्सेस एच डायमैग्नेटिक के लिए नीचे था, थीटा छोटा था, यहाँ पे डायमैग्नेट ये पैरामैग्नेटिक के लिए थीटा अभी भी छोटा, ये ऊपर है लेकिन थीटा अभी भी छोटा ही है, तो आपको ऑप्शंस मिले इस तरीके के, तो थीटा छोटा चूज करिएगा। ठीक है, इसकी टेंडेंसी होती डायमैग्नेटिक की थी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू वीकर पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसकी टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीकर पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये प्रॉपर्टीज याद रखें, म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट, यानी यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है अंदर वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा है, म्यू आर की वैल्यू 1 से बड़ी है लेकिन स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, म्यू आर की वैल्यू 1 से बड़ी लेकिन इट इज अ स्मॉल पॉजिटिव नंबर। ससेप्टिबिलिटी लाइज बिटवीन 0 to 1, ससेप्टिबिलिटी यहां पे पॉजिटिव है, म्यू आर की वैल्यू 1 से बड़ी है, बट ऐसी बहुत बड़ी नहीं है, बहुत बड़ी नहीं है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर आएगा ये म्यू आर के लिए। समझ में आ रही बात, ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव एंड इट लाइज बिटवीन 0 to 1, ये देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा देख लीजिए बेटा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए, सारे पॉइंट्स हमने यहां पे कवर करें। ठीक है साहब, चलें आगे। हाँ सर आगे चलते हैं। तो अब अगर अपन यहां पे बात करें बेटा अब अगर यहां पे बात करें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एक्सक्लूसिवली फॉर सॉलिड्स, जी हाँ, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, इट वाज वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, पैरामैग्नेटिक, दिस माय डियर फ्रेंड इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। यहां पे ना डोमेन्स होते हैं, डोमेन्स
क्या होते हैं बेटा, छोटे छोटे यूं कह लो कि कलेक्शन ऑफ सेम डायरेक्शन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होते हैं। बहुत सारे ऐसे डोमेन्स होते हैं जो रैंडमली अरेंज होते हैं, लेकिन जब आप रैंडमली अरेंज होते हैं कब, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब आप उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हो तो इतना स्ट्रांगली खुद को अलाइन कर लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कि नेट मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के मुकाबले बहुत मल्टीफोल्ड टाइम हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। एग्जांपल्स है फेकोनी, फेको मत, फेकोनी, फेकोनी, टीडी, कैडमियम, Fe3O4, है ना। खैर ये ओनली फॉर सॉलिड्स। इंडिविजुअल एटम पोजेस परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एटम्स फॉर्म डोमेन्स इनसाइड विच द मैग्नेटिक मोमेंट्स आर अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन, है ना। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या, ससेप्टिबिलिटी 1 से बहुत ज्यादा, रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से बहुत ज्यादा, म्यू की वैल्यू म्यू नॉट से बहुत ज्यादा। ये फिर वो ससेप्टिबिलिटी पे मैंने कहा कि सवाल आ चुका ऑलरेडी। अच्छा, यहां पे क्यूरी लॉ को फॉलो करने की बजाय इट फॉलोज क्यूरी वीस लॉ, क्यूरी वीस लॉ को फॉलो करता है ना। अबव क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक। इस पे भी डायरेक्ट सवाल पूछ चुका है कि व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर, तो याद रखना अबव क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक बन जाता है। ससेप्टिबिलिटी सम कांस्टेंट बाय T minus TC वेयर TC इज क्यूरीज टेम्परेचर, वेयर TC इज क्यूरी टेम्परेचर, और क्यूरी टेम्परेचर से जस्ट अबव। जैसे मैं आपको बताऊं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो, क्यूरी वाइस लॉ, ठीक है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं इसी से रिलेटेड कि ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कैसा होगा। मैं इसी से रिलेटेड एक चीज दिखलाता हूं आपको, ठीक है। ठीक है सर, हो गया, है ना। अब इसी से रिलेटेड देखो, ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कुछ इस प्रकार से हमारे पास आएगा, सच दैट ये टेम्परेचर, ये क्यूरी टेम्परेचर है, तो क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक बिकम्स पैरामैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक यहां क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर पैरामैग्नेटिक। तो ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए इसको। ओके बॉस, डन, ये देख लो, ठीक है। अब बोलोगे इसका आई वर्सेस एच ग्राफ कैसा दिखता है। इसका आई वर्सेस एच या बी वर्सेस एच ग्राफ, इसको आई वर्सेस एच या बी वर्सेस एच ग्राफ, इसका कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये हिस्टेरेसिस कर्व या बी वर्सेस एच कर्व है। हिस्टेरेसिस जो फिनोमेना, इट इज एक्सक्लूसिव फॉर द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मैग्नेटाइजेशन डिपेंड्स ऑन हिस्ट्री ऑफ मैग्नेटिज्म। मैं आपको एक बात बता दूं, ओनली फॉर, ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ओनली फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ओनली फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये जो ग्राफ है ना, ये पता होना चाहिए, ओनली फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये बी वर्सेस एच ग्राफ हमें बताता है कि हम बार बार किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करेंगे तो उसका बी वर्सेस एच ग्राफ कुछ कैसा आएगा कि पहले तो आपने एच की वैल्यू बढ़ाई, पहले एच 0 है, बी 0 है, एच की वैल्यू बढ़ाई, बी बढ़ गया। अब आपने सोचा कि मैं एच को 0 कर दूंगा तो इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन है वो 0 हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। एच को 0 करने पर कुछ हिस्सा रह जाता है। तो ये जो ओ बी है, यहां पे आ गया आपके पास ओ सी, सॉरी ओ ए बी आना चाहिए ना वैसे यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, जाने दो इसको, अभी सी लिख देते हैं, फिर सारी चीजें नहीं तो अपने को चेंज करनी पड़ेगी, है ना। चलो जाने दो। तो ये जो ओसी है, ये वाला जो पार्ट है, भावनाओं को समझो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, रिटेंटिविटी या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर कितना मैग्नेटाइजेशन रह जा रहा है, उसका मेजर है ये रिटेंटिविटी, कितना वो रिटेन कर पा रहा है, उसी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। अच्छा, अब आपने बोला कि मैं तो इस बचे कुचे मैग्नेटाइजेशन जो इसके अंदर बच गया उसको भी बर्बाद कर दूंगा, उसको भी 0 कर दूंगा। तो उसके लिए मैंने अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई। तो देखो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ा रहा हूं, मैग्नेटाइजेशन कम हो रहा है, यहां 0 हो गया। तो ओडी क्या हो गया, कोएर्सिविटी, डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस है, मतलब मैं मैग्नेट के अंदर का मैग्नेटाइजेशन खत्म करना चाह रहा हूं, तो उसके लिए मुझे अपोजिट डायरेक्शन में कितना मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाना पड़ रहा है। तो ये रिटेंटिविटी पेपर में क्या पूछेगा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप बोलोगे रिटेंटिविटी, पेपर में बोलेगा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप बोलोगे कोएर्सिविटी। समझ में आई बात। हाई कोएर्सिविटी हार्ड सब्सटेंसेस, जैसे स्टील की हाई कोएर्सिविटी है, और सॉफ्ट आयरन सॉफ्ट सब्सटेंस की, सॉफ्ट आयरन की लो कोएर्सिविटी। कोएर्सिविटी समझ रहे, ये रिटेंटिविटी है, कोएर्सिविटी है। बोलो बेटा। हाँ सर, ये सब डन हो गया। देख लीजिए, इसको ठीक ही कर देते, काम करते हैं, नहीं तो फिर ये हमको खलेगा, है ना। ठीक है, एक सेकेंड, को ठीक कर देते हैं। वैसे कोई दिक्कत भी नहीं आ रही है, बट चलो अभी ठीक करके देता हूं। तो ये हो गया अपने पास ओ ए बी, है ना, बी सी,
ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ। अभी चलेगा? हाँ सर, ये हो गया एच नॉट। अब सही। तो ओबी क्या हो गया आपका? रिटेंटिविटी। ओबी क्या हो गया? रिटेंटिविटी। ठीक है साहब, तो ओबी ये हो गया रिटेंटिविटी ओबी, और कोएर्सिविटी हो गया ओसी। अब एकदम परफेक्ट है। ओ ए बी सी डी ई एफ, इस प्रकार से वापस हम आ जाते हैं यहाँ पे ए पे। ठीक है ना? तो ये रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी पता होना चाहिए स्टील के लिए, और सॉफ्ट आयरन के लिए पता होना चाहिए कि कोएर्सिविटी स्टील के लिए ज्यादा है और कोएर्सिविटी सॉफ्ट आयरन के लिए कम है। बात करें इंपॉर्टेंट रिजल्ट की, तो बी वर्सेस एच ग्राफ सिग्निफाइज द एनर्जी लॉस्ट, एनर्जी लॉस या हीट लॉस इन द प्रोसेस। बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करोगे तो उसमें एक एनर्जी लॉस होगा, एंड इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लूप, है ना? तो बेसिकली एरिया ऑफ द लूप क्या बताता है? एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम। एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप सॉफ्ट आयरन के लिए कम है और स्टील के लिए ज्यादा है, स्टील के लिए ज्यादा है। दो चीजें, परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट की रिटेंटिविटी हाई, कोएर्सिविटी हाई, ये डायरेक्ट पेपर में पूछ चुका है, डायरेक्ट सवाल। परमानेंट मैग्नेट्स की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हाई रिटेंटिविटी, हाई कोएर्सिविटी। स्टील इज यूज्ड, है ना, ये याद रखिएगा, स्टील इज यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, स्टील इज यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, एंड सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड टू मेक टेम्परेरी मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट। स्टील और सॉफ्ट आयरन के बारे में यहां पे बात की गई। स्टील की जो रिटेंटिविटी है ना, वो है स्मॉलर रिटेंटिविटी, सॉफ्ट आयरन की हायर रिटेंटिविटी है। लेकिन कोएर्सिविटी की बात करें तो स्टील की कोएर्सिविटी ज्यादा है और सॉफ्ट आयरन की कोएर्सिविटी स्मॉलर है एज कंपेयर टू स्टील। तो ये आपको ना दो ग्राफ बनवाए जाते हैं, मैं आपको बता दूं कि स्टील के लिए ऐसे आता है और सॉफ्ट आयरन के लिए कुछ इस प्रकार का पतला सा और लंबा सा ग्राफ आता है बी वर्सेस एच का। उस बेसिस पे यहां पे हम क्या लिख देते हैं, ये आपस में कंपेयर हो रहा है, स्मॉल और हाई आपस में मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। आप समझ पा रहे हो? हाई कोएर्सिविटी, स्मॉलर कोएर्सिविटी, यहां पे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये पूरा पेज आप देख लीजिए। परमानेंट मैग्नेट की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए हाई रिटेंटिविटी, हाई कोएर्सिविटी। टेम्परेरी मैग्नेट की प्रॉपर्टी मैं आपको बतलाता हूं। ठीक है साहब, डन। चलते हैं आगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्परेरी मैग्नेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, सॉफ्ट आयरन यूज किया जाता है, मेटीरियल सॉफ्ट आयरन यूज किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए, लो कोएर्सिविटी एंड लो रिटेंटिविटी। परमानेंट मैग्नेट हाई रिटेंटिविटी, हाई कोएर्सिविटी। मेटीरियल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स या टेम्परेरी मैग्नेट्स लो कोएर्सिविटी, लो रिटेंटिविटी। यूज इन इलेक्ट्रिक बेल्स, लाउड स्पीकर, टेलीफोन डायफ्राम, हैवी क्रेन्स टू लिफ्ट मशीनरी। इस तरीके की आपको लिफ्ट बनानी है, क्रेन बनानी है इस तरीके की कि वो जो जैसे स्क्रैप यार्ड जो होता है, जहां पे हमको लोहा अलग करना है, लोहा अलग करना है, तो यार वो इतनी भारी भरकम लोहे को कैसे उठाएगा? वो इलेक्ट्रो करंट जब दौड़ता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे काम करती है? स्कूल में इलेक्ट्रिक बेल सुनिए, वो टन 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 वो वाली नहीं जो हाथ से ऐसे बजाई जाती, इलेक्ट्रिक वाली, इस प्रकार से, इस प्रकार से। हाँ सर, वो बचपन में उसकी वर्किंग भी देखी होगी, पता नहीं आपने देखी है कि नहीं बचपन में उसकी वर्किंग। तो ये ऐसा स्टील का ऐसा बेल टाइप होता है, ये इससे जोर से बजती है, तो जब कोई भी लेक्चर पीरियड खत्म हो जाता है तो ये बच जाता है। इसके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। जी हाँ, इसके अंदर भी क्या होता है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, इलेक्ट्रिक बेल्स के अंदर भी, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बेल्स भी लिख देता हूं। तो वो जो स्क्रैप यार्ड में आपकी क्रेन वगैरह होती है ना, उसमें जब करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, जब करंट दौड़ेगा तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। तो मान लो करंट दौड़ा दिया, मैग्नेट की तरह बिहेव करी, सारा लोहा आके चिपक गया, दूर गया, जहां पे छुड़ाना है उसको हटाना है तो करंट बंद कर दो, करंट फ्लो बंद कर दो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है भाई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बंद हो जाएगी तो लोहा गिर जाएगा। तो इस तरीके से, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की भी यहाँ पे बात हो गई। याद रखें, परमानेंट मैग्नेट के लिए स्टील और टेम्परेरी मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए सॉफ्ट आयरन। परमानेंट मैग्नेट हाई रिटेंटिविटी, हाई कोएर्सिविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेट लो रिटेंटिविटी, लो कोएर्सिविटी। और इसी के साथ हमने, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, सारी स्लाइड्स हमने कवर कर ली हैं, सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, है ना। अर्थ मैग्नेटिज्म अब सिलेबस में नहीं है, अर्थ मैग्नेटिज्म अब सिलेबस में बेटा नहीं है। समझ में आ पा रही बात? ठीक है साहब, है ना। चलिए, तो इसी के साथ ये माइंड मैप भी हम यहाँ पे करते हैं बेटा समाप्त, और आपसे मिलूंगा अगले माइंड मैप में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और इस चैप्टर को छोड़ के मत जाएगा। ऑन एन एवरेज हर साल एक सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फ्री फंड के 4 नंबर, इतना छोटा चैप्टर है। थैंक यू प्यारे बच्चों।